नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के हम इस वीडियो में अपने घर्षण बल को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में घर्षण बल के बारे में जाना था, घर्षण बल को सीखा था क्या होता है और उसके लाभ, फायदे, नुकसान, हमने सब कुछ बात करी थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे कि वास्तव में घर्षण होता क्या है और वो किस तरीके से, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो होगी सबसे पहले घर्षण गुणांक, यानी कि आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो घर्षण गुणांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पर रखा है, इसका जो बल होगा mg और इसकी प्रतिक्रिया बल r, यानी कि इसका एक बल काम करेगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जिसकी दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर, अगर इसका द्रव्यमान m हो। आपने इस पर बल लगाया f बल लगाया और इस पर जो घर्षण होगा वो क्या होगा, पीछे की ओर, और इसको हम Fs, घर्षण को हम क्या कहेंगे, Fs हम इसको कहेंगे। S के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप Fs याद रखेंगे। तो इसमें जो हमारा घर्षण बल होता है, जो Fs होता है, ये डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, R के। क्यों होता है, तो सीधी सी बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों होता है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर मैं इसको हटाऊँ तो Fs इजिकल टू ये μs इंटू R। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है इसका μs कहते हैं हम, ये s r o ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको s को याद रखेंगे। s मीन्स होता है स्टैटिक्स, यानी कि जो स्थिर है, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये जो है इसको हम घर्षण गुणांक कहते हैं। ये जो है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, घर्षण गुणांक। बिल्कुल आप लिखते चलेंगे, हेडिंग डालेंगे आप घर्षण गुणांक, और आप पूरा लिखेंगे। माना m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट किसी सतह पर रखा है, ये चित्र बनाएंगे पिक्चर, और उस पर F बल आरोपित लगा है, F बल कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में यदि उसका घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल Fs हो तब, तो Fs डायरेक्टली समानुपाती होता है R के, या Fs बराबर μs इंटू R, जब μs एक गुणांक है जिसको हम घर्षण गुणांक कहते हैं। इस तरीके से आपको सारा का सारा लिखना है। तो ये इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार की, यानी कि हमारे घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम घर्षणों के प्रकार की बात करें तो हमारे पास जो घर्षण बल होते हैं या घर्षण गुणांक होते हैं, वे कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो घर्षण होते हैं, आप हेडिंग डालेंगे घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार। इस तरीके से जो घर्षण होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं घर्षण के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण। नंबर 2 सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। और तीसरे नंबर पर हमारा गतिज या लोटनी घर्षण होता है, गतिज घर्षण। इसको लोटनी घर्षण भी हम कहते हैं, लेकिन हम इसमें केवल आपकी बुक में गतिज है तो गतिज के बारे में हम बात करेंगे। तो साथ के साथ लिखते चलेंगे। घर्षण के प्रकार, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण, और नंबर 2 सीमांत घर्षण, और नंबर 3 गतिज घर्षण। आपने ये, ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझते, तीनों में अंतर क्या है। एक सरफेस, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ये पहली स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन है। m द्रव्यमान है, mg नीचे की ओर है, और इस पर बल काम कर रहा है F, और ये फ्रैक्शन पीछे की ओर Fs। पहली कंडीशन, यानी इसमें कोई गति नहीं है, यहां पर कोई गति नहीं है, अर्थात ये स्थिर है, स्थिर है। समझ के बिल्कुल एकदम फ्री माइंड, बिल्कुल स्पष्ट समझना। जब हमारा 2 सरफेस एक दूसरे पर रखे हैं,
और इस कंडीशन में इस पर कोई बाह्य बल अभी कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाह्य बल क्या कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो घर्षण लगेगा उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ये घर्षण, उसको हम क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक को क्योंकि इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं, इसलिए जब में एफएस कहेंगे तो इसका मतलब है कि घर्षण तो है ये, लेकिन कौन सा है, स्थैतिक घर्षण है। जैसे मैंने आपको बताया था एफ एस म्यू एस इंटू आर, तो यहाँ ये घर्षण गुणांक तो है, लेकिन कौन सा घर्षण गुणांक है, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है ये। अब आपको स्पष्ट होगी बात, क्लियर होगी कि यहाँ पर घर्षण गुणांक तो है, बट कौन सा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है हमारे पास। पहली कंडीशन, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ स्थिर है, बाह्य बल इसमें कोई अभी कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों की सतह के बीच में जो घर्षण है वो अधिकतम है। कुल मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, जो घर्षण है अभी वो इस स्थिति में कैसा है, अधिकतम है। अभी इस कंडीशन में घर्षण हमारा कैसा है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो ये आप याद रखेंगे। तो पहला प्रकार स्थैतिक घर्षण का, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो पहले हेडिंग डालेंगे स्थैतिक घर्षण। आप इस सारी चीज़ों को लिखेंगे जो हमने बात करी है। ये आप इसको लिख लेंगे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होती हैं, जब दो वस्तुएं विराम में होती हैं तो उनकी सतह के मध्य लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में घर्षण कैसा होता है, अधिकतम होता है। और ये पूरा चित्र बनाएंगे और इस तरीके से आप इसको पूरे को लिखेंगे, एफ एस इजिकल टू म्यू एस इंटू आर। तो ये म्यू एस जो है ये क्या है, आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक है, पहली कंडीशन। ये सारा लिख लेंगे। दूसरी स्थिति देखते हैं, यानी कि सीमांत घर्षण की बात करते हैं। वही बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सतह हमारे पास है, एम जी आर योर एफ और एफ एस। जब हम इस पर कोई बाह्य बल एफ लगाते हैं, आपने बाह्य बल लगाया है एफ, बाह्य बल एफ लगाने पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो पिंड है, इसमें कोई गति पैदा नहीं होती, गति तो इसमें उत्पन्न नहीं होती, लेकिन बिल्कुल अपनी चरम की स्थिति में है। चरम की स्थिति से मतलब है कि आप अगर इस बल की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ा देंगे तो ये गुटका आपका गति करने लग जाएगा। यानी कि जब आपका गुटका बिल्कुल गति करने वाला होता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी बल लगा देंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो स्थिति आपकी सीमांत घर्षण कहलाती है। समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास ये बुक है और ये मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये रखा हुआ है, अब ये रखा हुआ है, तो अभी इसके बीच में क्या है, दोनों के मध्य स्थैतिक घर्षण है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, बल में लगा रहा हूँ, लेकिन अभी चल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं बल की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो ये चलने लग जाएगा इस तरीके से। तो ये वाली कंडीशन हमारी सीमांत घर्षण कहलाती है। तो आप इसको याद रखेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है सीमांत घर्षण का, सीमांत घर्षण वह न्यूनतम बल, वह न्यूनतम बल जिसके आरोपित करने पर, जिसके आरोपित करने पर पिंड गति करने लगे, गति करने लग जाए, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। तो ये कंडीशन थी इसकी, ये डेफिनेशन थी। फटाफट आप लिख लेंगे इसको। ऐसा पिंड जो उसके प्रकार सॉरी, तो हम उसको क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। यानी कि अभी विराम में तो है, विराम में तो अभी कंडीशन है आपका, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बल बढ़ा देंगे हम, जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ा देंगे तो तुरंत ही गति करने लग जाएगा। तो इस प्रकार के घर्षण को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। लास्ट वाले देखते हैं,
पॉइंट नंबर 3 गतिज घर्षण। चलिए गतिज घर्षण देखते हैं। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है इसमें भी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पिंड पर जब बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल लगाने पर जब आपका पिंड अब गति करने लग जाए, अब क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो इस प्रकार के घर्षण को हम गतिज घर्षण कहते हैं। इस प्रकार के घर्षण को हम क्या कहेंगे, गतिज घर्षण कहते हैं। कैसे, अब समझेंगे उसको। मान लीजिए ये मेरे पास देखिए, अब तीनों समय, ये एक सरफेस है, एक बॉक्स मैंने इसके ऊपर लगा दिया, दोनों के बीच में सरफेस बन गया। अभी इन दोनों के बीच में जो घर्षण है वो हमारा स्थितिज घर्षण है, यानी कि अब इस पर दोनों विराम में इन पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा। अब मैं इस पर एक बल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अब ये चल नहीं रहा। यानी कि जैसे ही ये अपनी लास्ट अंतिम चरम अवस्था में पहुँचेगा कि थोड़ा सा भी मैं फोर्स बढ़ा दूँ और ये गति करने लग जाए, तो इसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं। और जो इतना फोर्स इतना लगा दूँ कि लगातार ऐसे गति करने लग जाए, तो इस प्रकार के घर्षण को हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं बुक में एफ के या म्यू के लिखा हुआ है, तो ये गतिज घर्षण को डिनोट करता है, के फॉर काइनेटिक हम इसका बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, गतिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। इस सीमांत घर्षण का कोई वो नहीं, सिंबल इसको एस को ही हम लिख देते हैं, तो इसके लिए मैंने ये आपको नहीं बताया। अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बढ़ने के लिए, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू स्थितिज घर्षण की होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू स्थितिज घर्षण की होती है, उसके बाद सीमांत घर्षण की होती है, और उससे कम गतिज घर्षण की होती है। इसको भी नोट करेंगे। ये बिल्कुल एक नॉर्मली बात है। अगर कोई पिंड विराम में आप उस पर बल लगाएंगे तो उसको धकेलने के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले से कोई पिंड गतिमान है, अगर उस पर बल लगाएंगे तो हम उसको ईजिली धक्का दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में गतिज घर्षण होता है वहाँ पर, और स्टार्टिंग में स्थितिज घर्षण होता है। अब चूंकि गतिज घर्षण कम है और इसलिए वो पहले से चल रही है और उसमें गतिज घर्षण है, और गतिज घर्षण की वैल्यू कम होती है, तो हम उसको ईजिली आसानी के साथ धक्का दे देते हैं। तो ये हमारे पास था आज के, हमने ये वो करा। इसमें 2-3 बातों को आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ। पहली, घर्षण हमेशा ऊष्मा पैदा करता है। घर्षण हमेशा ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा करता है। सर्दियों में हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, गर्माहट आती है, तो वो घर्षण की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगा रहे हैं और बल के कारण जो गति होती है, गति की दिशा घर्षण के या घर्षण बल के या घर्षण के बल के हमेशा कैसी होती है? विपरीत होती है, विपरीत होती है। आप खुद समझ सकते हो, ऐसे में बल लगा रहा हूं, गति गुटके कहाँ इधर है, तो हमारे पास ये घर्षण की दिशा ऐसी होगी। तो ये याद रखेंगे, ये हमेशा जिधर गति होगी उसकी विपरीत दिशा में ये काम करता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरी बात, ये तो बता ही दिया मैंने, हमेशा एफ के डायरेक्टली ये आर के होता है। इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे। इसको बता दिया, मैं एक बार फिर बता दूंगा। एफ के ये डायरेक्टली होता है आर, समानुपाती होता है एफ के, तो यहाँ आपको म्यू के लिखना पड़ेगा इंटू आर। आर की जगह हमें पता है आर बराबर होता है एम इंटू जी के, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम इंटू जी, या यहाँ से इज इक्वल टू एफ के इंटू एम जी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, स्थितिज घर्षण गुणांक को। तो ये भी है, इस चीज़ को भी आप साथ के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज की वीडियो में। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, घर्षण के प्रकार, तीनों के उदाहरण हमने देखे, गुणांक देखा, फार्मूला देखा।
यहीं तक रखेंगे इस वीडियो को, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद।